हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आपके सामाजिक मानव शास्त्र के प्रश्न पत्र में चर्चा कर रहे थे नातेदारी के नियामक व्यवहारों की। ऐसे व्यवहार जो कि नातेदारी को नियमित करते हैं, नियंत्रित करते हैं, उनको नातेदारी के नियामक व्यवहार या रीतियां कहा जाता है। जिसमें आपने पहला जो रीति पढ़ी है, समझी है, वह है परिहार या विमुखता की, और दूसरा जो नियामक व्यवहार है वह है परिहास या हंसी मजाक के संबंध। अगली कड़ी में हम देखते हैं कि तीसरी जो नियामक व्यवहार की चर्चा यहाँ की जाती है उसको कहते हैं माध्यमिक संबोधन। माध्यमिक संबोधन का अर्थ है कि जब हम किसी एक व्यक्ति को पुकारते हैं तो उसके लिए उसका सीधा नाम नहीं लिया जाता, बल्कि उसे पुकारने के लिए किसी को एक माध्यम बनाया जाता है। जैसे कि भारतीय समाज में एक स्त्री अपने पति को पुकारने के लिए अपने पुत्र या पुत्री का नाम लेती है, तो इस प्रकार इस प्रथा को माध्यमिक संबोधन कहा जाता है। टायलर ने इस शब्द को सबसे पहले मानव शास्त्रीय साहित्य में प्रयोग किया और यह कहा कि इसकी उत्पत्ति मातृसत्तात्मक परिवारों के कारण हुई है, जहाँ पर स्त्रियों की प्रधानता और सर्वोच्च सत्ता थी। पति बाहर का व्यक्ति होने के कारण परिवार में उसकी उच्च स्थिति नहीं थी, उसे द्वितीयक संबंधी माना जाता था और उसे पुकारने के लिए बच्चों को माध्यम बनाया जाता था। जब इस रीति का विस्तार हुआ तो पति भी अपनी पत्नी को बच्चों के माध्यम से पुकारने लगा। इस प्रथा का प्रचलन टायलर के साथ साथ फ्रेजर, लोवी आदि ने दुनिया के विभिन्न भागों में पाया है। हालांकि लोवी इस मत को स्वीकार नहीं करते कि यदि मातृसत्तात्मक परिवारों में यह प्रथा थी तो पितृसत्तात्मक परिवार अर्थात ऐसे परिवार जहां पुरुषों की सत्ता थी वहां यह कैसे प्रचलन में आई। वास्तव में इस प्रथा के प्रचलन के बहुत सारे कारण हैं। कुछ समाजों में इसका कारण स्त्रियों की निम्न सामाजिक स्थिति है, तो कुछ समाजों में पुरुषों की निम्न सामाजिक स्थिति। कई समाजों में विकसित भाषा के अभाव और शब्दों की कमी के कारण अलग अलग संबंधियों को पुकारने के लिए विभिन्न प्रकार की संबंध संज्ञाओं की कमी ने इस प्रथा को जन्म दिया है। तो इस प्रकार से हम माध्यमिक संबोधन की यह प्रथा न केवल जनजातीय बल्कि हमारे समाजों में भी देखते हैं, जहाँ पितृसत्तात्मक परिवार इत्यादि पाए जाते हैं। इससे अगली जो नियामक व्यवहार की हम चर्चा करते हैं उसको कहते हैं मातुल्य प्रथा, जो कि मातृसत्तात्मक परिवारों में पाई जाती है, जहाँ मामा अपने भांजे भांजियों के जीवन में एक प्रमुख स्थान रखता है और वही पिता से अधिक अपने दायित्वों का पालन करता है। और यहाँ पर संपत्ति जो है वो मामा से भांजे को हस्तांतरित कर दी जाती है और भांजे भी पिता की बजाय मामा के लिए कार्य करते हैं। यदि सभी पुरुष संबंधियों की तुलना की जाए तो मामा का भांजे और भांजियों के लिए सर्वप्रथम स्थान पाया जाता है और इसे मातुल्य प्रथा कहा जाता है। मामा की ऐसी सत्ता को मातुल सत्तात्मक प्रथा कहते हैं। यहाँ पर भांजे और भांजियाँ अपने मामा के घर में रहकर बड़े होते हैं, तो उन परिवारों को हम मातृस्थानीय निवास जो है वो कह देते हैं। इस प्रकार के उदाहरण हम कैलिफोर्निया के सीरी इंडियंस में देख सकते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक छप्पर के नीचे आग के पास पुरुष इस क्रम में बैठते हैं कि सबसे आगे बड़ा भाई, उसके बाद आयु क्रम से छोटे भाई बैठते हैं और स्त्रियों के पति जो हैं वो बाहर की तरफ बैठते हैं। हैदा तथा ट्रोबिएंडा जनजाति में हम देखते हैं कि 10-12 वर्ष की आयु का लड़का अपने मामा के घर चला जाता है और वह मामा की गोत्र, जादू, धर्म, संपत्ति आदि का अधिकारी हो जाता है। इसी प्रकार से हम भारतीय जनजातियों में होपी और जूनी जनजाति में देखते हैं कि जब पुत्र विवाह के योग्य हो जाते हैं तो वे अपने पिता के घर रहते हैं और उसके बाद मामा के घर चले जाते हैं, क्योंकि विवाह उनका मामा ही करवाता है और वे मामा के परिवार के सदस्य बन जाते हैं। तो हम
इन प्रथाओं में यह भी देखते हैं कि कई बार पुत्र और भांजों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि मैलिनोवस्की ने ट्रोबिएंडा द्वीप की जनजातियों में ऐसे ही संघर्ष का उल्लेख किया है, जहाँ पर पिता का लगाव अपने पुत्र के साथ अधिक हो जाता है तो वह अपने भांजे की बजाय पुत्र को संपत्ति देना चाहता है। इसके बाद हम जिस प्रथा का जिक्र कर रहे हैं वह है पितृशव श्रेय प्रथा। जैसे हम जानते हैं कि मातृ सत्तात्मक परिवारों में मामा का अधिक महत्व पाया जाता है, उसी प्रकार से पितृसत्तात्मक परिवारों में पिता की बहन अर्थात बुआ, जिसे पितृशव स्वा कहा जाता है, का अधिक महत्व पाया जाता है। डॉक्टर रिवर्स ने वैक्स द्वीप में इस प्रथा को बताया जहां बुआ ही सर्वोपरि होती है। टोडा जनजाति में भी हम देखते हैं कि बच्चे का नामकरण बुआ करती है। कुछ जनजातियों में दाह संस्कार भी बुआ करती है। इस संदर्भ में चैपल तथा कून का कहना है कि जिन संबंधियों में विवाह के बाद सामाजिक अंतःक्रिया शिथिल होने की संभावना रहती है, उस प्रथा को निरंतर बनाए रखने के लिए इस प्रकार की प्रथा का जन्म हुआ। और हम यह भी देखते हैं कि एक बेटी अपने विवाह के पश्चात दूसरे परिवार में चली जाती है, यानी कि बुआ जो है उसका परिवार के साथ संपर्क जो है वो खत्म सा होने लगता है, लेकिन उसके संपर्क को बनाए रखने के लिए यानी उसका संपर्क अपने जन्म के परिवार फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन के साथ बनाए रखने के लिए इस प्रथा का प्रचलन जो है वो पाया जाता है। अगली नियामक व्यवहार के रूप में हम देखते हैं जिसको हम सह प्रसविता कहते हैं। इस प्रथा का संबंध प्रसव काल से है। कुछ जनजातियों में ऐसी प्रथा है कि जब पत्नी के संतान होने वाली हो तब पुरुष उन सारे निषेधों का पालन करता है जिनका पालन उसकी पत्नी करती है। वह भी उसी प्रकार के कष्टों को झेलता है जो कष्ट उसकी पत्नी को होते हैं, और उसे भी उसी कमरे में रखा जाता है जहां उसकी पत्नी होती है और उसे उसी की तरह अछूत माना जाता है। खासी और टोडा जनजाति में यह प्रथा प्रचलित है कि एक खासी पति अपनी पत्नी की तरह नदी पार नहीं कर सकता, कपड़े नहीं धो सकता, जब तक कि बच्चा होने के बाद वह देवी देवताओं की पूजा ना कर ले। इस प्रकार की प्रथा के प्रचलन के कारणों पर मानव शास्त्रियों ने जब प्रकाश डाला तो उन्होंने अलग अलग प्रकार के तर्क हमारे सामने प्रस्तुत किए। मैलिनोवस्की ने कहा कि वैवाहिक संबंधों को अधिक दृढ़ बनाने, सामाजिक क्रिया को अधिक रखने के लिए इस प्रथा को जो है वो सहयोगी प्रथा माना जाता है। वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक रूप से भी इसकी व्याख्या करते हैं और कहते हैं कि इस प्रथा से पत्नी को मानसिक संतोष प्राप्त होता है कि उसका पति उसके कष्ट में हिस्सेदार बनता है और वह अपनी पत्नी के पास होता है, जिससे कि वह मानसिक सुरक्षा को अनुभव करती है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि नातेदारी जो है वह बहुत महत्वपूर्ण स्थान समाज के अंदर रखती है। सरल और आदिम समाजों में तो नातेदारी एक वास्तविक संस्था के रूप में काम करती है। यहाँ फर्द का मानना है कि नातेदारी एक ऐसी छड़ है जिस पर एक व्यक्ति जीवन भर निर्भर रहता है। अब ये भी माना जाता है कि इसका अध्ययन ना केवल रोचक है, क्योंकि हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके साथ पढ़ते हैं, बल्कि यह उपयोगी भी है, क्योंकि नातेदारी के द्वारा ही विवाह और परिवारों का निर्धारण होता है। इसके प्रकार्यात्मक पक्ष का विवेचन जैसा कि रेडक्लिफ ब्राउन ने किया है, और दूसरा इसके द्वारा वंश और उत्तराधिकार तथा पदाधिकार की कौन उत्तराधिकारी उसका बनेगा, संपत्ति का या परिवारों का, इसका निर्धारण भी नातेदारी के द्वारा ही होता है। तो इस प्रकार से हम नातेदारी को एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में देख सकते हैं, और यह सामाजिक दायित्वों के निर्वाह, आर्थिक हितों की सुरक्षा में तो सहयोगी है ही है, और मानव शास्त्रीय ज्ञान के आधार के रूप में भी कार्य करती है, क्योंकि बहुत सारे अध्ययनों से यह स्पष्ट हो चुका है कि प्रारंभिक या सरल समाजों में जो वंशानुक्रम समूह थे उनकी मूलभूत राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक क्षेत्रीय इकाइयां जो हैं वो नातेदारी द्वारा ही
बनती थी। तो इसलिए मानव शास्त्रीय अध्ययन में नातेदारी का एक महत्वपूर्ण स्थान पाया जाता है और नातेदारी के अध्ययन द्वारा हम मानव विकास और सामाजिक संरचना को भली भांति समझ सकते हैं। धन्यवाद।